हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उनके व्याख्यान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 है, एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ये थर्ड पार्ट का यानी भारत के कुछ विषय के थर्ड पार्ट का दिया हुआ है। तो विद्रोही मतलब 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थिति थी और कहाँ कहाँ पे हुए थे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यानी कि सबसे पहले विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तो मेरठ छावनी में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। यानी कि जो हलचल हुई थी, जो विद्रोह का हलचल हुआ था, पूछ देगा कि सबसे पहले किसमें हलचल की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले हलचल की शुरुआत हुई थी भारतीय सैनिकों से। किससे शुरू हुई थी? भारतीय सैनिकों से हुई थी, जो पैदल सेना से हुई थी। किससे हुई थी? पैदल सेना से। ठीक है, फिर पैदल सेना से होकर हुए कहाँ पहुँचती है? घुड़सवार फौज के पास पहुँचती है। फिर घुड़सवार फौज के बाद ये कहाँ तक फैल जाती है? तो शहर तक फैल जाती है। यानी कि जो विद्रोह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को शुरू हुआ था, सबसे पहले ये पैदल सेना के पास पहुँचती है, पैदल सेना से घुड़सवार के पास, और घुड़सवार के बाद ये शहर में फैलती है। यानी इस क्रम से ये चली थी क्रांति। और शहर के आसपास जो गांव था, यानी शहर के जो आसपास गांव था, उसके लोग भी सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे, वहां पे इन्होंने कब्जा जमा लिया था। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना बनाया। गोरों पर निशाना का मतलब कि अंग्रेजों पर निशाना बनाया उन्होंने, और उनके जो अंग्रेज के बंगले थे, साजो सामान थे, उसको तहस नहस कर दिया और जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर जैसे जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी इमारतों को इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से लूटकर तबाह कर दिया था। शहरों को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइनें थी उसको काट दी गई थी। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था क्या हुआ? घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यानी कि एक जत्था जो था, जैसे जैसे 10 मई 1857 की जो क्रांति थी वो जैसे शाम हुई, मेरठ में शुरू हुई थी, वहाँ से जैसे शाम होता है तो सिपाहियों का जो एक टुकड़ा था, वो एक टुकड़ा घोड़े पर सवार होकर कहाँ चला जाता है? दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। और यह जत्था दिल्ली कब पहुंचता है? तो 11 मई की सुबह सुबह वो लाल किले के फाटक पर पहुंच जाता है। ठीक है, वो कौन सा महीना था जब ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली के फाटक पे? तो लाल किला के दिल्ली के फाटक पे जब पहुंचते हैं तो वो महीना चल रहा था, रमजान का महीना था। ठीक है, कौन सा महीना था? रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर जो थे, वो नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे। सहरी खाकर उठे मतलब क्या होता है कि रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले जो खाना खाया जाता है उसे सहरी कहा जाता था। सहरी किसे कहा जाता है? तो रमजान के महीने में सूरज उगने से पहले जो खाना खाया जाता था उसे सहरी कहते हैं। तो जब ये पुलिसों सैनिकों का एक जत्था वहाँ पहुँचता है, दिल्ली के लाल किले पर पहुँचता है, तो वहाँ पे जैसे ही 11 तारीख को सुबह, 11 मई की सुबह वहाँ पहुँचते हैं, तो रमजान का महीना चल रहा था। बहादुर शाह जफर रमजान करके, रोज़ा करके, पाठ करके और सुबह क्या करते हैं? सहरी करके उठे थे। और सहरी का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है कि रोजे के दिन में जो सूरज उगने से पहले खाना खाया जाता है। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे हमारा जो है हिंदू और मुसलमान का धर्म क्या हो जाएगा? सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और टुकड़ा दिल्ली में दाखिल हो चुका था। यानी कि ये पहले एक टुकड़ा तो निकल चुका था, ठीक है, शाम को ही निकल चुका था, और दूसरा टुकड़ा कब पहुंचता है? तो दूसरा टुकड़ा सुबह पहुंचता है, कुछ देर बाद। ठीक, तब तक ये जो टुकड़ा था वो तब तक रमजान अरे नमाज का काम हो चुका था, सिहर का काम हो चुका था, ये सब कामों का, और ये बता भी चुके थे कि हमारा धर्म भ्रष्ट होने वाला। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था पहुंच चुका था। यानी जब वो बता रहे थे तब तक वो जत्था पहुंच चुका था, और शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। यानी शहर के जो आसपास लोग थे, यानी मेरठ के शहर के आसपास गाँव का जो इलाका था, उसके लोग भी जुड़ गए थे। और जब ये दिल्ली पहुंचते तो शहर के जो आम लोग थे, वो लोग इससे जुड़ गए थे आसानी से। बहुत सारे यूरोपीय लोग मारे गए। ठीक है, बहुत सारे यूरोपीय लोग जो थे वो मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली में कितने कितने लोगों पर हमला हुआ? जो दिल्ली में यूरोपीय लोग थे वो मारे गए, दिल्ली के अमीर लोगों पर हमला किया गया। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही थी, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोह का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह का अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटियों की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे। ठीक है, यानी 12 से 13 मई तक उत्तर भारत में क्या थी? शांति थी। 12 से अब विद्रोह कब शुरू हो गया था? 10 मई को शुरू हो गया, लेकिन 12 से लेकर 13 तक उत्तर भारत में पूरी तरह से शांति। जब उनको खबर पहुंचता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही खबर पहुंचता है कि दिल्ली पर विद्रोहियों ने कब्जा कर दिया है, तो बहादुर शाह ने विद्रोह का समर्थन देते। इससे क्या हुआ कि हालात और खराब होने लगे थे। ठीक है, अब आते हैं विद्रोहों का ढर्रा। विद्रोहों का ढर्रा क्या चला था? यदि इन विद्रोहों को तारीखों के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सैन्य विद्रोह शुरू कैसे हुए जो इतना लंबा प्रक्रिया पकड़ लिया था? तो सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्यवाही शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया था। यानी सबसे पहले 1857 के विधि, एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने सबसे पहले किस पर कब्जा किया था? तो सिपाहियों ने सबसे पहले शस्त्रागार पे कब्जा किया था और सरकारी खजाने को लूटा था। दूसरा नंबर पे क्या किया उन्होंने? दूसरे नंबर पे उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों को हमला किया और रिकॉर्ड जलाते गए।
गौरों से संबंधित हर चीज़ को हर शख्स हमले का निशाना मानता था। हिंदुओं और मुसलमान तमाम लोगों को एकजुट होने और फिरंगियों का सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी हो गई। यानी कि जब विद्रोह शुरू हो गया था तो कौन कौन सी भाषा में दलीलें जारी हो गई थी, तो इसमें 3 भाषा शामिल थी। कौन कौन सी? हिंदू थी, हिंदी भाषा थी, उर्दू भाषा थी और फारसी भाषा थी। ठीक है, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जनता में यह भाषा मौजूद थी, इसलिए हिंदी, फारसी और किसकी? उर्दू की प्रचलित की गई थी भाषा। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बनने लगे। यानी कौन कौन सी जगह साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों का शिकार बनने लगे? तो वह इलाका था लखनऊ का, कानपुर का और बरेली का। कौन कौन सा इलाका था? लखनऊ, कानपुर, बरेली। दिल्ली में भी हमने देखा था, वहाँ पे भी अमीर लोगों को मारा जा रहा था। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे, इसलिए ये इनको मार रहे थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर तबाह कर दिए गए, लूट लिए गए। सिपाहियों की कतार में हुए इन छिटपुट विद्रोहों ने जल्दी ही एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन ही सत्ता और सोबानों को सरेआम अवहेलना होने लगी। मई जून के महीनों में अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं था। यानी मई जून तक उनके पास कोई कार्रवाई करने का जवाब नहीं था। अंग्रेज अपनी जिंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर जाएगा। यानी यह कौन सा ब्रिटिश शासक था जिसने लिखा था कि ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर जाएगा? फिरंगी क्या है? फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। यह कहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। फिरंगी के हम अंग्रेजों के लिए प्रयोग करते हैं तो पूछेगा कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है, तो फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है, जो संभवतः फ्रैंक से निकला है। किससे निकला है? फ्रैंक से निकला है, जिसमें फ्रांस का नाम पड़ा था। फ्रैंक में फ्रांस का नाम पड़ा, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा था। फ्रैंक से किसका नाम पड़ा था? फ्रांस का नाम पड़ा था। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता था, ठीक है। किससे? इसमें पश्चिमी लोगों को मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है फिरंगी। फिरंगी शब्द किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का है। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोहियों के महीनों में शहर में क्या हुआ था? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी जिंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। दिल्ली उर्दू अखबार में छपा था, 14 जून 1857 की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि यही हालात सब्जियों और साग के भी हैं। लोग इस बात पर शिकायत कर रहे हैं कि बाजारों में कद्दू और बैगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी, जिसे कुंजड़ों ने रोक कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों में कुछ मालचंद इलाकों में कुछ ऐसे ही ये सारी चीज़ें, सब लोग परेशान हुए थे वहाँ पे। यहाँ एक और चीज़ पर ध्यान दी जानी चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा था। मामला यह है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब सुरफा कुलीन लोग, गरीब सुरफा किसे कहा जाता था? तो गरीब सुरफा कुलीन लोग को कहा जाता था। गरीब सुरफा खुद घड़ों में पानी भर कर लाते हैं और तब जाकर घर में खाना बनता था। हलालखोर हरामखोर हो गए। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई और यही हालात बन रहे थे। गंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा खराब कर देगी। शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा, यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी चपेट में आ जाएंगे। तो यह खबर थी किसके? दिल्ली उर्दू अखबार की थी, 14 जून 1857 की। इसमें एक शब्द और मिला है, गरीब सुरफा। तो गरीब सुरफा किसको कहा जाता है? तो कुलीन लोग को गरीब सुरफा कहा। सिस्टन और तहसीलदार। सिस्टन और तहसीलदार विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें कुछ बताता है। यानी सिस्टन कौन थे? सिस्टन जो थे वह एक ईसाई पुलिस थे, ठीक है। कहाँ के? सीतापुर के। सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस थे वो, ठीक है। उनका पूरा नाम क्या था? फ्रांसवा सिस्टन था। उन्होंने बताया कि वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया था। किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। कहाँ गया था? सहारनपुर गया था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलती पालती मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। कौन? बिजनौर का मुस्लिम तहसीलदार था, वह कमरे में दाखिल हुआ। जब उससे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा, अगर हमें अवध में काम मिलता है तो जनाब आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। यानी तहसीलदार जो था बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। यानी कि यहाँ पे प्रश्न बन जाएगा कि बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता तहसीलदार था। ये कौन था? मुस्लिम था, मुस्लिम तहसीलदार था। तो यहाँ पे प्रश्न उठ जाएगा कि ये बिजनौर का जो तहसीलदार था, जो बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था, तो इसका नाम क्या था? तो जो बिजनौर का तहसीलदार था उसका नाम था नवाब महमूद खान था। पूछ देगा कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय बिजनौर का तहसीलदार कौन था जो विद्रोहियों का नेता था? तो बिजनौर के विद्रोहियों का नेता था नवाब महमूद खान था। और उस समय सीतापुर का पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? तो सीतापुर का पुलिस इंस्पेक्टर था फ्रांसवा सिस्टन। और बिजनौर के तहसीलदार जो थे नवाब महमूद खां, उनका भतीजा कौन था? उनका भतीजा अहमदुल्ला खां था, वो भी विद्रोह में शामिल था। ये जो सीतापुर का पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन था, यह किससे मिलने गया था? तो यह मिलने गया था सहारनपुर के मजिस्ट्रेट से। उस समय सहारनपुर का मजिस्ट्रेट कौन था? उस समय सहारनपुर का मजिस्ट्रेट रॉबर्ट स्पेंकी था। कौन था? रॉबर्ट स्पेंकी था। ये रॉबर्ट स्पेंकी ने जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो अंग्रेज अधिकारियों की स्थिति को संभालने के लिए
इनको अंग्रेजों के परिवारों को सहारनपुर में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। अब बात करेंगे संचार के माध्यम। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसमें संचार के माध्यम कौन कौन से थे, ठीक है, कैसे संचार के माध्यम आगे बढ़ रहे थे उस समय। तो अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध रेगुलेटरी कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार किसने किया था। तो इनकार किया था 7वीं अवध इरेगुलरी कैवेलरी ने, यानी अवध की जो 7वीं रेजिमेंट थी उसका नाम क्या था, इरेगुलरी कैवेलरी। उसने ये नए कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो जब उसने मना कर दिया तो उसने किसको खत लिखा था, तो उसने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए यह फैसला लिया है और 48 नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले किसने मना किया था, तो सबसे पहले मना किया 7वीं अवध इरेगुलर कैवेलरी ने। फिर उसके बाद खत किसको लिखता है, तो 48 नेटिव इन्फेंट्री को खत लिखता है, ठीक है। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लब्बो लुआब के ये लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। विद्रोह और बनावट, जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसे लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं कि ये योजनाएं कैसे बनाई गई, योजनाकार कौन थे। मौजूदा दस्तावेज के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन था। फिर भी एक घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है। वह घटना कौन थी, ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा की जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था, ठीक है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियरसे की सुरक्षा का जिम्मा किस पे था, तो भारतीय सिपाहियों पे था, ठीक। इसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे कि विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस का कैप्टन कौन था, तो विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस का कैप्टन हियरसे था। हियरसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, तो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी। हियरसे जहां तैनात था, जहां पे उसकी नियुक्ति की गई थी कैप्टन के रूप में, यानी अवध के मिलिट्री फोर्स की कैप्टन था हियरसे, उसका जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। तो जहां यह तैनात था तो वहां पे कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी, तो जहां पे हियरसे तैनात था वहां पे 31वीं नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील क्या थी, इन्फेंट्री की दलील थी कि क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को खत्म कर चुके थे, यानी ये किस में चला था, इन्फेंट्रियों में चला था। इसलिए अवध मिलिट्री का फर्ज बताता है कि या तो वे हियरसे की मौत की नींद सुला दें या फिर उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। यानी कि जो मिलिट्री वो अलग थी और इन्फेंट्री अलग थी। तो भारतीय फोर्स के पास अधिकार था हियरसे की सुरक्षा के लिए। तो जहाँ पे हियरसे तैनात था उसके बगल में ही 41वीं इन्फेंट्री फोर्स थी, ठीक है, अवध की। तो फोर्स के पास ये अधिकार था या तो हियरसे को पकड़ के वो सौंप दे 41वीं इन्फेंट्री फोर्स की, या तो क्या करे वो लोग खुद हियरसे को खत्म कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी, यानी मिलिट्री पुलिस ने क्या की, दोनों दलीलें खारिज कर दी। ना तो वो उसका मर्डर करने को तैयार हुआ और ना तो इसको 41वीं इन्फेंट्री को सौंपने के लिए तैयार हुआ कि मिलिट्री थी वो अलग थी और इन्फेंट्री जो थी वो अलग थी। मिलिट्री ने ये दलीलें खारिज कर दी। तो अब यह फैसला किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देसी अफसर की एक पंचायत बुलाई जाए, ठीक है। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। तो 1857 के विद्रोह का शुरुआती इतिहासकार कौन था, तो 1857 के विद्रोह का शुरुआती इतिहासकार चार्ल्स बाल था। चार्ल्स बाल ने क्या लिखा था कि पंचायतें रात को कहाँ पे होती थी, तो पंचायतें रात को कानपुर की पुलिस लाइनें में होती थी। ये पंचायतें किसकी थी, तो सभी रेजिमेंटों की, यानी कि देसी रेजिमेंट जो थी उनके जो अधिकारी थे, जो मेन अधिकारी थे वो उनकी पंचायतें होती थी। कहाँ पे, और ये पंचायतें होने का कारण क्या था, क्योंकि जो मिलिट्री फोर्स थी उसने बात मानने से इनकार कर दिया था नेटिव की। रात में क्यों होती थी पंचायतें, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी को जीवन शैली एक जैसी थी और क्योंकि उनमें बहुत सारे प्राय एक ही जाति के होते थे। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसला ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोही के कर्ता धर्ता खुद ही थे, नेता और अनुयायी। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विद्रोहियों ने कई बार ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। मेरठ के सिपाहियों ने सबसे पहले जो काम किया उनमें से एक था कि वो फ़ौरन दिल्ली गए और उन्होंने बूढ़े हो चुके मुगल बादशाह से विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार करने की दरख्वास्त की, लेकिन इस निवेदन पर सहमति हासिल करने में भी वक्त लग गया। बहादुर शाह इस बात पर भयभीत था और बेचैन दिखाई दिए। बहादुर शाह के नाम मात्र का नेता बनने की जिम्मेदारी भी तब स्वीकार की जब सिपाही शाही शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए जबरन लाल किले के मुगल दरबार में जा घुसे और बहादुर शाह के पास वाकई कोई चारा नहीं बचा था। अन्य स्थानों पर भी छोटे पैमाने पर ही सही इसी तरह के दृश्य घट चुके थे। कानपुर में सिपाहियों और शहर के लोगों ने पेशाराव बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा था। चीज़ हम देखेंगे कि देखना हमें यहाँ पे है कि सिपाही जो थे वो और शहर के लोग, गांव के लोग ज़्यादातर जुड़ नहीं रहे थे, जो शहर के आसपास के गांव थे वो जुड़ रहे थे। तो कानपुर में जो पेशवा साहब के उत्तराधिकारी जो थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे, नाना साहिब, उनको बागडोर संभालने के लिए मजबूर कर दिया गया। वह कब किसने किया था, तो कानपुर के सिपाही और शहर के लोगों ने किया था। दोनों चीज़ ध्यान देना कि कानपुर के सिपाही भी थे और वहाँ के लोग भी थे, शहर के लोग थे।
झांसी में रानी को आम बगावत, जनता के दबाव में बगावत का नेतृत्व संभालना पड़ा। कुछ ऐसी स्थिति बिहार में आरा के स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह की थी। अवध में नवाब वाजिद अली शाह जैसे लोकप्रिय शासक को गद्दी से हटा दिए जाने और उनके राय पर राज्य पर कब्जा कर लेने की यादें लोगों के जन्म में भी ताजा थी। लखनऊ में ब्रिटिश राज की ढहने की खबर पर लोगों ने नवाब के युवा बेटा ब्रिटिश कद्र को अपना नेता घोषित किया था। सभी जगहों पर नेता दरबारों में जुड़े व्यक्ति रानियां, राजा, नवाब, तालुकदार नहीं थे। ये बात देखने पे है कि जो सभी जगह जो विद्रोह हुआ था तो सभी जगह के जो देखने को ये मिलेगा कि सभी लोग जो दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, ना तो सभी राजा थे, ना सभी रानी थे, ना सभी तालुकदार थे। कुछ जगह ऐसे विद्रोह को देखने को मिलता है जहां आम पुरुषों एवं महिलाओं के जरिए भी, कुछ स्थानों पर धार्मिक लोगों के जरिए भी फैल रहा था। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से फैल रहा था। मेरठ से इस आशय की खबरें आ रही थी कि वहाँ हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। ठीक है, यानी कि बात यह है कि जब विद्रोह हुआ था वो केवल राजा महाराजा या जो थे, रानी थी, वो तालुकदार थे, नवाब थे, केवल उन्हीं के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा था। इस विद्रोह में कई जगह तो ऐसे थे जहाँ पे महिलाएं, पुरुष भी शामिल थे। तो इसी में मेरठ में एक देखने को मिला है। तो मेरठ में एक क्या देखने को मिला है कि वहाँ एक हाथी पर सवार एक फकीर को देखा गया था जिससे सिपाही बार बार मिलने जाते थे। ठीक है, यहाँ पे एक सामान्य क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पे फकीर व्यक्ति भी शामिल था इस विद्रोह में, उसको नेता घोषित किया गया था। ठीक है, तो वह इलाका था मेरठ का जहाँ पे एक फकीर था, वो हाथी पे बैठ के जा रहा था और बार बार सिपाही उससे मिलने जा रहे थे। लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद बहुत सारे धार्मिक नेता और स्वयंभू पैगंबर प्रचारक ब्रिटिश राज को नेस्तनाबूद करने का अलग जगा रहे थे। और ऐसा कौन सा जगह था जहां पर धार्मिक नेता भी वो राज्य में शामिल हो गए थे? तो वह जगह था लखनऊ में अवध पर कब्जे के बाद। ठीक है, ये इलाका देखने को मिल रहा है। अन्य स्थानों पर किसानों, जमींदारों और आदिवासियों का विद्रोह के लिए उकसाते हुए स्थानीय नेता सामने आ चुके थे। शाहमल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव के लोगों को संगठित किया था। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव के लोगों को संगठित किसने किया था? तो शाहमल ने किया था। इस तरह से विद्रोह में राजा के अलावा भी लोग शामिल हो रहे थे। उसी तरह में देखने को मिलता है, प्रश्न पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में बड़ौत एक परगना है, उसके गांव के लोगों को संगठित किसने किया था? तो शाहमल ने किया था। छोटा नागपुर स्थित एक सिंहभूमि का इलाका है, वहाँ पे आदिवासी रहते थे। तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो कोल आदिवासियों का नेतृत्व गोनू ने संभाला था। नाना साहिब 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहिब भागकर कहाँ चले गए थे? नाना साहिब भागकर नेपाल गए थे। उनके भागने की घटना को नाना साहिब के साहस और बहादुरी की कहानी का किस्सा बताया जाता है। फिर प्रश्न बन जाएगा कि जब 1857 की क्रांति खत्म हुई, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो 1858 में नाना साहिब कहाँ भाग गए थे? तो नाना साहिब नेपाल भाग गए थे 1858 के अंत समय में। 1857 के दो विद्रोही के बारे में यहाँ वर्णन किया गया। एक है शाहमल। शाहमल कहाँ थे? शाहमल जो थे वो उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। वह एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 देश में फैला हुआ था। जाट कुटुंब कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो जाट कुटुंब कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो जाट कुटुंब 84 गाँव में फैला हुआ था। ठीक है, कितने जाट कुटुंब? तो 84 गाँव में फैला हुआ था ये। इस इलाके की जमीन की सिंचाई सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था की दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली शक्ति थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा जमाते जा रहे थे। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साय में गाँव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। शाहमल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के सारे गांव में जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोधी उत्पीड़न और अन्याय के तमाम लोगों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े और महाजनों व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों पर दोबारा कब्जा कर लिया। शाहमल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को कोड़ डाला। इसकी एक वजह यह थी कि वे सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई थी। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो बड़ौत परगना था, यानी कि दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद किसने पहुंचाया था? तो दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाने का काम बड़ौत परगना के, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता, वहाँ के जाटों ने किया था। जाट कौन थे वहाँ पे? नेतृत्व कौन कर रहा था? तो शाह आलम। यहाँ के लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया था। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला और उसे न्याय भवन का नाम दिया और वहीं से झगड़ों और विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरतगंज नेटवर्क स्थापित कर लिया। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शाहमल को युद्ध में मार दिया गया। यानी शाहमल को युद्ध में कब मारा गया? तो जुलाई 1857। दूसरे नेता थे जो दो नेता के बारे में पढ़े, जो दो विद्रोही थे। एक है मौलवी अब्दुल्ला शाह। मौलवी अब्दुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह काफ़ी उम्र में ही उपदेशक बन गए। 1856 में उन्हें अंग्रेजी के खिलाफ जिहाद का प्रचार करने और लोगों को विद्रोह करने के लिए तैयार करते हुए गांव-गांव जाते देखा गया था। वे पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे आगे ढोल और पीछे पीछे उनके समर्थक होते थे, लेकिन उन्हें लोग बाग डंका शाह कहने लगे थे।
यानी कि बाग रंग का शाह नाम से कौन जाना जाता था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह जाना जाता था। ब्रिटिश अफसर इस बात से परेशान थे कि मौलवी के साथ हजारों लोग जुट रहे थे और बहुत सारे मुसलमान उन्हें पैगंबर मानने लगे थे और समझते थे कि इस्लाम के आदर्शों से ओतप्रोत है। जब 1856 में वे लखनऊ पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें शहर में उपदेश देने से रोक दिया। 1857 में उन्हें फैजाबाद जेल में बंद कर दिया गया और रिहा होने पर उन्हें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने अपना नेता चुन लिया। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद शाह के अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो 22वीं इन्फेंट्री हो गई थी, जब नेता चुन लिया था 22वीं इन्फेंट्री ने मोहम्मद अब्दुल्ला का, तो अब इनका विद्रोह किसके साथ हुआ था? तो इनका विद्रोह हुआ था चिनहट में। कहाँ पे हुआ था? चिनहट में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो अंग्रेज की टुकड़ियों का जो नेता था वह हेनरी लॉरेंस था, उनके साथ हुआ था और हेनरी लॉरेंस इसमें बुरी तरह से हार गया था। मौलवी साहब को उनकी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था। बहुत सारे लोग मानते थे कि उनको कोई नहीं हरा सकता था, उनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, अंग्रेज उनका बाल बाका भी नहीं कर सकते थे। काफ़ी हद तक इसी विश्वास के कारण लोगों में इतना अधिक अधिकार प्राप्त था उन्हें। बात करेंगे अफवाहें और भविष्यवाणियों के बारे में, ठीक है। यानी कि जो 1857 का विद्रोह था, क्या वो अफवाह था या भविष्यवाणी की थी कि नहीं हमें एक अच्छा शासन मिल जाएगा अब? तो तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। जैसे कि हमने पीछे देखा, मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को उन कारतूसों के बारे में बताया जिन पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा था। एक अफवाह माना जाता है उसको। तो उनका कहना था कि अगर वे इन कारतूसों से मुंह में लगाएंगे तो उनका जाति और मजहब भ्रष्ट हो जाएगा। सिपाहियों का इशारा था कि जो एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों की तरह था जो हाल ही में उन्हें दिए गए थे। अंग्रेजों ने सिपाही को लाख समझाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो अफवाह उत्तर भारत की छावनियों में जंगल की आग की तरफ फैल गया। इस अफवाह का स्रोत ढूंढा जा सकता है। राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दम दम स्थित शस्त्रागार में काम करने वाले नीची जाति के एक खलासी ने जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने के लिए कहा था। ब्राह्मण सिपाही ने यह कहकर अपने लोटे से पानी पिलाने से इनकार कर दिया कि निचली जाति के छूने से लोटा अपवित्र हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस पर खलासी ने जवाब दिया कि वैसे जल्दी तुम्हारी जाति भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि अब तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से खींचना पड़ेगा। तो यह रिपोर्ट किसने दिया था? तो यह रिपोर्ट दिया था राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने। तो यहाँ पे कई प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न बनेगा कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कौन थे? राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के कमांडेंट कौन थे? तो कैप्टन राइट थे। इस तरह से प्रश्न हो जाएगा कि राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो का कैप्टन कौन था, कमांडेंट कौन था? कैप्टन राइट था। और कैप्टन राइट ने क्या लिखा था अपनी रिपोर्ट में? वो किसको विद्रोह करने का कारण बताता है? तो विद्रोह कर अफवाह फैलाने का कारण बताता है कि एक खलासी था जो दमदम शस्त्रागार में मौजूद था, ठीक है। तो उसने किसको बताया था? तो उसने एक ब्राह्मण को बताया था जो 1857 में उस शस्त्रागार में मौजूद था, ठीक है। और ये क्या था? खलासी था और एक ब्राह्मण से पानी मांगता है और पानी नहीं देता, तो कहता है कि तुम्हारी भी तो जाति भ्रष्ट होने वाली है, कहाँ घबरा रहे हो तुम, जो जाति जाति करते रहते हो, बड़ा ऊँच दिखाते हो अपने आप को। 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में यही एक अफवाह नहीं थी, अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए एक भयानक साजिश रच ली थी। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी मकसद को हासिल करने के लिए अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। शहरों और छावनियों में सिपाहियों और आम लोगों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया था। चारों तरफ इस आशय का भय और शक बना हुआ था कि अंग्रेज हिंदुस्तानियों को ईसाई बनाना चाहते थे। यह बेचैनी बहुत तेज़ी से फैला। ब्रिटिश अफसरों ने लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन नाकामयाब रहे। इन्हीं बेचैनियों ने लोगों को अगला कदम उठाने के लिए झिझोड़ा। किसी बड़ी कार्रवाई के आह्वान को इस भविष्यवाणी से और बल मिला कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ प्रश्न एक हो जाएगा। अफवाह तो हमने देख लिया कि अफवाह क्या क्या फैलाई जा रही थी, और भविष्यवाणी क्या की गई थी कि भविष्यवाणी यह की गई थी कि प्लासी के जंग के 100 साल पूरे होने पर। तो प्लासी का जंग कब हुआ था? 23 जून 1857 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसलिए कहा जाता था कि 23 जून 1858 को, नहीं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसलिए कहा जाता था, भविष्यवाणी की गई थी कि 100 साल पूरे होने पर, यानी 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा। बात सिर्फ अफवाहों तक सीमित नहीं थी। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में गांव-गांव में चपातियां बांटने को भी रिपोर्ट आ रही थी। बताते हैं कि रात में एक आदमी आकर गांव के चौकीदार को एक चपाती तथा 5 और चपातियां बनाकर अगले गांव में पहुंचाने का निर्देश दे जाता था, और यह सिलसिला यूं ही चलता जाता था। चपातियां बांटने का मतलब और मकसद न उस समय स्पष्ट था और न आज स्पष्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लोग इसे किसी आने वाली उथल पुथल का संकेत मान रहे थे। सिपाहियों ने किस हथियार के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सिपाहियों ने एनफील्ड राइफल के हथियार का खिलाफ विद्रोह किया था। इन राइफलों का किसने इस्तेमाल शुरू किया था? तो इस राइफल का शुरुआत हेनरी हार्डिंग ने किया था। किसने किया था? हेनरी हार्डिंग ने किया था। हेनरी हार्डिंग कौन था? हेनरी हार्डिंग गवर्नर जनरल था, ठीक है। हेनरी हार्डिंग कौन था? गवर्नर जनरल था। हेनरी हार्डिंग जो था वह भारत का गवर्नर कब से कब तक था? तो 1944 से लेकर 1948 तक, अरे 1844 से लेकर 1848 तक ये गवर्नर जनरल था भारत। सैनिकों के साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किसने किया था? तो गवर्नर जनरल के तौर पे हेनरी हार्डिंग ने सैनिकों के साजो सामान के आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया था। लोगों ने अफवाह में विश्वास क्यों कर रहे थे? यानी जब अफवाह फैल रही थी, भविष्यवाणियाँ की जा रही थी, तो लोगों ने इस पर विश्वास क्यों जताया? तो इतिहास में अफवाहों और भविष्यवाणियों की ताकत को सिर्फ इस आधार पर नहीं समझा जा सकता कि वे वाकई में सच थी या नहीं।
हमें देखना यह चाहिए कि जो उन पर यकीन कर रहे थे उनकी मानसिकता के बारे में इनमें से क्या पता चलता है। यह अफवाहें और भविष्यवाणियाँ उनके भय, उनकी आशंकाओं, उनके विश्वासों और प्रतिबद्धताओं के बारे में क्या बताती है। अफवाह तभी फैलती है जब लोग उसके जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुभूति सुनाई देती है। अगर 1857 की इन अफवाहों को 1820 के दशक से अंग्रेजों द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के संदर्भ में देखा जाए तो उनका मतलब ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है कि जैसे कि आपको मालूम होगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में उसी समय से ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचारों और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए खास तरह की नीतियाँ लागू कर रही थी। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से जो सुधार नीति कौन कौन सी चालू थी, तो पश्चिमी शिक्षा का, पश्चिमी विचारों का और पश्चिमी संस्थाओं का, इस तरह से भारतीय समाज को सुधारने की जो नीति चालू थी। ठीक है, तो भारतीय समाज के जो कुछ तबके की सहायता से उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया और विश्वविद्यालय स्थापित किए। इन विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजों में पश्चिमी विज्ञान और उदार कलाओं के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों ने सती प्रथा को खत्म किया। 1829 में हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने के लिए कानून बनाया। शासकीय दुर्बलता और दत्तकता को अवैध घोषित किया था। ठीक है, जैसे बहानों के जरिए अंग्रेजों ने न केवल अवध बल्कि झांसी और सतारा जैसे बहुत सारी दूसरी रियासतों को भी कब्जे में लिया था। जैसे ऐसी कोई रियासत या इलाका उनके कब्जे में आता था, वहाँ अंग्रेज अपने ढंग की शासन व्यवस्था, अपने कानून, अपने भूमि विवाद के निपटारे, अपनी पद्धति और भू राजस्व वसूली की अपनी व्यवस्था लागू कर देते थे। उत्तर भारत के लोगों पर इन सब कार्रवाइयों का गहरा असर हुआ था। लोगों को लगता था कि वे अब जिन चीज़ों का कद्र करते थे, जिनको पवित्र मानते थे, चाहे राजे रजवाड़े हों, सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज हों या भूमि स्वामित्व हो, लगान अदायगी की प्रणाली हो, उन सबको खत्म करने पर एक ऐसी व्यवस्था लागू की जा रही है जो ज़्यादा हृदयहीन, पराई और दमनकारी थी। इस सोच को ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों से भी बल मिल रहा था। ऐसे अनिश्चित हालत में अफवाहें रातों रात फैलने लगती थी। सन 1857 के विद्रोह के आधार का विस्तार से पता लगाने के लिए अब बात करते हैं 1857 के अवध के विद्रोह के बारे में। रेजिडेंट किसे कहा जाता था? तो रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। अवध में विद्रोह। पॉइंट 2.1 है, एक गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। किसके बारे में कही थी? तो अवध के रियासत के बारे में कही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, तो यह बात किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। या किसके बारे में कहा था? तो अवध के रियासत के बारे में कहा था। ठीक है, कब कहा था? 1851 में कहा था। ठीक है, और अवध को कब ब्रिटिश का औपचारिक रूप से विरासत या रियासत घोषित कर दिया गया? तो 1856 में, जो पूरी तरह से कब्जे में आ गया, ब्रिटिश का घोषित हो गया। कौन सा? अवध। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था? तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से कार्य किए थे? तो लॉर्ड डलहौजी ने सामाजिक सुधार किया था, व्यावसायिक सुधार किया था, सिंचाई की व्यवस्था की थी, सैनिक सुधार किया था, सार्वजनिक निर्माण कार्य किया था और शिक्षा संबंधी सुधार किए थे। जैसे इनमें कई सुधार थे, जैसे रेलवे में टेलीग्राफ और डाक नेटवर्क तथा सार्वजनिक निर्माण जैसे कई आधुनिक सुधार किए थे। इन्होंने कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाई थी। रियासत पर कब्जे का सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। यानी अवध में सहायक संधि कब से थोपी गई थी? तो 1801 ईस्वी में। यहाँ पे प्रश्न आ जाएगा कि सहायक संधि की स्थापना किसने की थी या सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली कौन था? लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। कब से लेकर कब तक था? तो 1798 से लेकर 1805 तक था। सहायक संधि के शर्त के अनुसार क्या शर्त रखी? यानी सहायक संधि में क्या शर्त बनाई गई थी? उसमें यह कहा था कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाज़त दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर अंग्रेज के कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अवध की ज़मीन किसके लिए उपयुक्त मान रहे थे अंग्रेज? अवध की जो ज़मीन थी, अंग्रेजों का मानना था कि अवध की जो ज़मीन है उस पर कपास और नील की खेती बहुत अच्छे से उत्पादित की जा सकती है। इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज़्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे। तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की प्रक्रिया 1856 के अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि सहायक संधि कब तैयार की गई थी? तो सहायक संधि 1798 में तैयार की गई थी।
पे प्रश्न बन रहा है कि सहायक संधि जो थी लॉर्ड बेलेजली द्वारा कब स्थापित कर दी गई थी? 1798 में स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, तो 1798 में कर दी गई। तो यहाँ एक प्रश्न माइंड में और आएगा कि 1798 में जब स्थापित की, अभी हमने पढ़ा कि अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? 1801 ईस्वी में थोपी गई थी। और उस पर पूर्ण औपचारिक रूप से अधिकार कब कर लिया गया था? 1856 में। तो जब 1801 में अवध पे सहायक संधि थोपी गई और स्थापित कब हुई थी? 1798 में। तो इसका मतलब है कि 1798 में किसी राज्य पे हुआ होगा, तभी तो पहली बार स्थापित की गई थी। तो 1798 में सबसे पहले किस पे कब्जा हुआ था सहायक संधि के द्वारा? तो सबसे पहले हैदराबाद था जो 1798 में आया था। दूसरा मैसूर था जो 1799 में आया था। तंजौर वो भी 1799 में आया था। अवध का भी हमने देखा 1801 में था। पेशवा 1801 में था। बरार का भोंसले 1803 में था। सिंधिया 1804 में और जोधपुर 1818 में। तो इस तरह से 1798 में सबसे पहले हैदराबाद पे, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया और जोधपुर पे क्रम से हो रहा था। ठीक है, तो हैदराबाद में 1798, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, बरार के भोसले 1803, सिंधिया पर 1804 और जोधपुर पर 1818 में। इस तरह से ये सहायक संधि के द्वारा इन राज्यों को अंग्रेजों में शामिल किया गया था, इन पे अब सहायक संधि थोपी गई थी। ठीक, तो इसका ट्रिक हम याद करेंगे। हम तो अब पेशवा पर सीज करेंगे, हम अब पेशवा पे सीज करेंगे। तो हम का मतलब, ह का मतलब हैदराबाद, म का मतलब मैसूर, त का मतलब तंजौर, अ का मतलब अवध, पेशवा का मतलब पेशवा हो गया, वा का मतलब बरार के भोसले हो गए, सी का मतलब हो गया सिंधिया और ज का मतलब हो गया जोधपुर। और 1798 से शुरू होता है। 1798, 99, 99, 1, 1801, 1801, 1803, 1804 और 1808, 18। तो इस तरह से हम इस ट्रिक को समझेंगे। सहायक संधि का मसलन क्यों था, क्यों शर्तें माननी पड़ती थी इसकी? तो पहला है पॉइंट कि अंग्रेज अपने सहयोगी की रक्षा करेंगे, बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था करनी होगी तथा सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक से साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लगेगा। यह सहायक संधि के तहत उनके ऊपर यह चीज़ थोपी गई थी। अब आगे आते हैं 2.2, जिसमें कह रहा है कि देह से जान जा चुकी थी। यह बात किसने कहा था? तो यह बात किसके द्वारा कहा गया था? देह से जान जा चुकी थी, देह से जान जा चुकी थी। तो यह बात कही गई थी लखनऊ शहर के बारे में। ठीक है, कब? जब लॉर्ड डलहौजी द्वारा अधिग्रहण करके अवध पर कब्जा जमा के यहाँ पे एक गहरा असंतोष पैदा करा दिया गया था लोगों में। लेकिन यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था। एक पॉइंट यहाँ बनेगा कि नवाब वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया था? तो कलकत्ता निष्कासित। और अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे थे। उनको एक तर्क दिया गया था कि वो अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे थे, यानी कुशासन का आरोप लगाकर उनको बाहर किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा हो रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान ने इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों में दर्ज किया गया। एक ने लिखा था, देश से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा न था जहाँ से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लिन्हो। इस भावनात्मक उथल पुथल की भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने के दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतों, नर्तकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरी, सरकारी कर्मचारियों, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा 2.3 में पढ़ेंगे। अवध के विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के तालुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले होते थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार करने और अपना तालुकदार का राजस्व चुकाते रहें तो उनके पास काफ़ी स्वायत्तता होती थी। कुछ बड़े तालुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे छोटे तालुकदारों के पास भी 200 सिपाही की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन तालुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने तालुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित थी कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एक मुश्त बंदोबस्त में तालुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किए जाने लगा। आंकड़ों से पता चला है कि अंग्रेजों ने आने से पहले तालुकदारों के पास अवध के 67% गाँव थे।
ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि तालुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथ में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में जो इजाफा हुआ, लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्दी ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया था। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 75% तक इजाफा हो गया था। यानी ना तो तालुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। तालुकदारों का सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ बंधे हुए थे, अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले तालुकदारों ही जनता का उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे तालुकदार दयालु अभिभावक भी छवि रखते थे। वे किसानों की तरह तरह से मद में पैसा तो वसूलते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे। अब अंग्रेज के राज्य में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था की तरह बुरी तरह पिसने लगे थे। इस वक्त कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में आया फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्यौहार में कोई कर्ज और मदद मिल पाएगी, जो पहले तालुकदारों से मिल जाती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, वहाँ लड़ाई की बागडोर असल में तालुकदारों और किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे तालुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गाँव में ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त न छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफ़ी बदल चुके थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनसे बहुत सारे बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों था। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा सी फिक्र भी नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेश ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध तो बंगाल आर्मी का पौसाला बोला जाता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बंगाल आर्मी का पौसाला किसे बोला जाता है, तो बंगाल आर्मी का पौसाला अवध को बोला जाता है। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्दी सिपाही लाइनों में दिखने लगे थे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गाँव में प्रतिबिंबित होने लगा था। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जनविद्रोह के रंगरूप पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे, तो फौरन ही गाँव में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह को सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। तालुकदारों की सोच क्या थी, उसके बारे में इस पॉइंट में दिया हुआ है। तालुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित कलंकंकर के राजा हनुमंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह से व्यक्त किया था। विद्रोह के दौरान हनुमंतन सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया था। उस अफसर ने से आखिरी मुलाकात में हनुमंत सिंह ने कहा कि साहब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने का जांच करवाते हैं। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की ज़मीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे साथ आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूँ ताकि आपको देश से खदेड़ सकूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि